इनकी कोई स्कीम या प्रपोजल फायदेमंद हो या ना हो, नुकसानदेह जरूर होता है। इस वक्त मेरा एक जगह पहुंचना बहुत जरूरी है। असेंबली हॉल में एक अजीब खलबली सी मच गई। कोई भी पुलिस की नजरों से बचे जाने न पाए। इफ्तिखार हिंदी फिल्मों का वो पुलिस अफसर जिसे वर्दी में देखकर लगता था मानो सच में कोई पुलिस अफसर फिल्मों में काम करने आ गया हो। वो दिन ज्यादा दूर नहीं जब मैं अपने हाथों से आपके हाथ में हथकड़ी पहन। पुलिस की वर्दी में इनसे ज्यादा हैंडसम शायद ही कोई और दूसरा कलाकार दिखा हो। देखो जज जी, मेरा रिवॉल्वर मुझे दे दो। कभी ये पुलिस इंस्पेक्टर बनते थे तो कभी पुलिस कमिश्नर, लेकिन बहुत ही कम लोगों को पता है कि अपने फिल्मी करियर की शुरुआत में ये कुछ फिल्मों में हीरो भी बने थे। उस वक्त इन मुल्जिमान ने असेंबली हॉल में ये इश्तिहार फेंके जिन पे लिखा हुआ है अ लाउड वॉइस फॉर डेफ टू हियर। ये केवल एक एक्टर नहीं बल्कि एक शानदार चित्रकार भी थे। ये हमारी वर्दी और फर्ज के इम्तिहान का वक्त है। किस्सा टीवी पर आज पेश है सैयदाना इफ्तिखार अहमद शरीफ यानी एक्टर इफ्तिखार की बायोग्राफी। इफ्तिखार साहब फिल्मों में कैसे आए और इनकी जिंदगी का सफर कैसा रहा, ये पूरी कहानी आज हम और आप जानेंगे। अगर तुम मुझसे बदला ही लेना चाहते हो तो फिर किसी वक्त ले लेना। इफ्तिखार साहब का जन्म हुआ था 26 फरवरी 1922 को जालंधर में, लेकिन चूंकि इनके पिता कानपुर में एक कंपनी में अच्छी पोस्ट पर काम करते थे तो इनका बचपन कानपुर में ही गुजरा। कानपुर से मैट्रिक पास करने के बाद इफ्तिखार ने लखनऊ कॉलेज ऑफ आर्ट्स का रुख किया और यहाँ से इन्होंने चित्रकला में डिप्लोमा हासिल किया। चित्रकला इनके बचपन का शौक था, सो इन्होंने अपना वो शौक तो पूरा कर लिया, लेकिन अभी एक शौक और था जो बचपन से ही इनके साथ चल रहा था। वो शौक था गाने का शौक। इफ्तिखार को गाने का बहुत शौक था। मशहूर गायक के.एल. सहगल उनके पसंदीदा गायक थे और वो गायकी में के.एल. सहगल की तरह ही नाम कमाना चाहते थे। इफ्तिखार का गाने का स्टाइल भी काफी हद तक के.एल. सहगल जैसा ही था। ये वो वक्त था जब भारत में म्यूजिक इंडस्ट्री का एपिसेंटर कोलकाता हुआ करता था। देश की तमाम बड़ी म्यूजिक कंपनियां कोलकाता में ही थी, इसलिए 20 साल की उम्र में इफ्तिखार साहब कलकत्ता यानी कोलकाता पहुंच गए। कोलकाता पहुंचकर ये पहुंचे HMV म्यूजिक कंपनी के ऑफिस। वहां इनकी मुलाकात हुई उस दौर के दिग्गज म्यूजिशियन कमल दास गुप्ता जी से, जो कि HMV में नौकरी किया करते थे। कमल दास गुप्ता ने इनका ऑडिशन लिया और वो इनकी गायकी से काफी प्रभावित हुए। इफ्तिखार साहब ने HMV के लिए 2 गानों का एल्बम रिकॉर्ड किया। इसके बाद ये कोलकाता वापिस आ गए। अपना बाबू ही बना लो, मुझे बेकार हूँ मैं। कोलकाता से लौटे हुए इफ्तिखार साहब को अभी कुछ ही दिन हुए थे कि इन्हें एक टेलीग्राम मिला। ये टेलीग्राम उन्हें MP प्रोडक्शन ने भेजा था। टेलीग्राम में संदेश था कि जितनी जल्दी हो सके इफ्तिखार कोलकाता आ जाएं। हुआ कुछ यूं था कि इफ्तिखार साहब का ऑडिशन लेने वाले संगीतकार कमल दास गुप्ता ने MP प्रोडक्शन की फिल्म जवाब का म्यूजिक तैयार किया था। कमल दास गुप्ता इफ्तिखार साहब की साफ जुबान और इनकी पर्सनैलिटी से बेहद प्रभावित थे। उन्होंने ही MP प्रोडक्शन में इफ्तिखार साहब को एक्टर की हैसियत से नौकरी देने की सिफारिश की थी। कमल दास गुप्ता की सिफारिश पर ही MP प्रोडक्शन ने इफ्तिखार साहब को वो टेलीग्राम भेजा था। उस वक्त तक सईदा नाम की कानपुर की एक लड़की से शादी के लिए इफ्तिखार साहब का रिश्ता तय हो चुका था, लेकिन कलकत्ता में मिल रहे मौके को वो छोड़ना नहीं चाहते थे, इसलिए शादी को कुछ दिनों के लिए टालकर वो कलकत्ता आ गए और MP फिल्म्स में नौकरी करने लगे। कई दिन गुजर गए और इफ्तिखार साहब की फिल्म की शूटिंग शुरू ही नहीं हो पाई। इसी बीच इफ्तिखार साहब जिस बिल्डिंग में रहते थे उसी में रहने वाली हना जोसेफ नाम की एक लड़की से इन्हें इश्क हो गया, जो कि यहूदी थी। इश्क और परवान चढ़ा तो इफ्तिखार साहब ने हना से शादी कर ली और उनका नाम बदलकर रेहाना अहमद कर दिया। और इस बयान के सिवा उसकी बेगुनाही का उसके पास और कोई सबूत नहीं। सन 1944 में इफ्तिखार की पहली फिल्म रिलीज हुई थी। इस फिल्म का नाम था तकरार। हालांकि ये फिल्म आर्ट फिल्म्स कोलकाता के बैनर तले रिलीज हुई थी, न कि MP प्रोडक्शन के, जिसमें नौकरी करने इफ्तिखार साहब कानपुर से कोलकाता आए थे। इसी फिल्म में इफ्तिखार साहब की हीरोइन थी
जमुना, जो कि उस जमाने में बड़ी स्टार थी। अगले साल यानी 1945 में इफ्तिखार साहब की 2 और फिल्में रिलीज हुई। एक थी घर, जिसमें एक बार फिर से जमुना इनकी हीरोइन बनी। दूसरी थी राजलक्ष्मी, और इस फिल्म में इनकी हीरोइन थी कानन देवी। राजलक्ष्मी फिल्म से ही तलत महमूद ने बॉलीवुड में बतौर गायक और अभिनेता अपने करियर की शुरुआत की थी। 1946 में इफ्तिखार साहब की बेटी सलमा पैदा हुई। अगले साल यानी 1947 में इनकी दूसरी बेटी पैदा हुई, जिसका नाम रखा गया सईदा। 1947 में ही ऐसा क्यों, वह तुम और मैं नाम से इनकी 2 और फिल्में भी रिलीज हुई। इन फिल्मों में भी ये हीरो थे। लेकिन जब भारत का बंटवारा हुआ तो इफ्तिखार साहब के माता पिता, भाई बहन और कई दूसरे सगे संबंधियों ने पाकिस्तान जाने का फैसला किया, जबकि इफ्तिखार अपने परिवार के साथ भारत में रहे। हालांकि दंगों की वजह से इन्होंने कोलकाता छोड़कर मुंबई आने का फैसला किया। 1948 में ये कोलकाता से मुंबई आ गए और खार इलाके में मौजूद एक होटल में इन्होंने मुंबई में अपना पहला ठिकाना बनाया। उस होटल का नाम था होटल एवरग्रीन। जिसे तुम बचाने आए थे वही तुम्हारी मौत बनी। मुंबई आने के बाद एक बार फिर से इफ्तिखार को संघर्ष के दौर से गुजरना पड़ा। पैसे की तंगी आ गई थी। हालात ये थे कि कई दफ़ा घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं होता था। मजबूरी में इफ्तिखार साहब की पत्नी हना जोसेफ उर्फ रेहाना अहमद को भी एक कंपनी में सेक्रेटरी की हैसियत से काम करना पड़ा। दूसरी तरफ इफ्तिखार साहब को फिल्मों में जो भी छोटा मोटा काम मिल रहा था वो उसे कर रहे थे। लेकिन इनकी किस्मत बदलनी उस दिन शुरू हुई जब ये बॉम्बे टॉकीज में महान अभिनेता अशोक कुमार से मिले। हुआ कुछ यूं कि एक बार कोलकाता में अभिनेत्री कानन देवी ने इफ्तिखार साहब को अशोक कुमार से मिलवाया था। अशोक कुमार को जब पता चला कि इफ्तिखार एक बड़े उम्दा चित्रकार हैं तो उन्होंने इफ्तिखार साहब से चित्रकारी सीखने की ख्वाहिश जताई। फिर जब मुंबई में अशोक कुमार इफ्तिखार से मिले तो उन्होंने आखिरकार पेंटिंग सीख ही ली। अशोक कुमार उम्र में इफ्तिखार साहब से काफ़ी बड़े थे, लेकिन वो हमेशा इफ्तिखार साहब को पेंटिंग में अपना गुरु मानते रहे। अशोक कुमार की मदद से इफ्तिखार को कई फिल्मों में काम मिला। 1950 से लेकर 1960 के दशकों के बीच में इफ्तिखार साहब ने तकरीबन 35 फिल्मों में काम किया, लेकिन इन्हें वो पहचान नहीं मिल पा रही थी जिसकी तलाश हर एक्टर को होती है। मगर फिर 1969 में वो फिल्म आई जिसने सही मायनों में पूरी तरह से इफ्तिखार साहब की किस्मत को बदल कर रख दिया। ये फिल्म थी BR फिल्म्स की इत्तेफाक। ये मालूम करना बहुत जरूरी है कि मिस्टर जगमोहन अपने घर में जिंदा वापस आए थे या नहीं। इत्तेफाक वो पहली फिल्म थी जिसमें पुलिस ऑफिसर के रोल में इन्होंने कमाल कर दिया। हालांकि इस फिल्म से पहले भी ये कुछ फिल्मों में पुलिस वाले के रोल में दिख चुके थे, लेकिन इस फिल्म में पुलिस की वर्दी में ये जितने हैंडसम दिखे थे इससे पहले कभी नहीं दिखे थे। इस फिल्म के बाद तो इफ्तिखार साहब की किस्मत एकदम से बदल गई और इनके पास फिल्मों में काम ही काम आने लगा। बढ़िया काम आया तो बढ़िया पैसा भी आया और आखिरकार खार में ही इन्होंने अपना खुद का फ्लैट खरीद लिया। इफ्तिखार साहब अपनी कामयाबी का श्रेय हमेशा अशोक कुमार को देते थे। वो कहते थे कि ये अशोक कुमार ही थे जिनकी मदद से BR फिल्म्स में उन्हें एंट्री मिली थी। इत्तेफाक की कामयाबी के बाद इफ्तिखार को एक से बढ़कर एक फिल्में मिली और उन्होंने भी कई बड़ी बड़ी फिल्मों में काम किया। तकरीबन 50 साल लंबे अपने फिल्मी करियर में इफ्तिखार साहब ने लगभग 300 फिल्मों में काम किया। साल 1955 में रिलीज हुई दिलीप कुमार की यादगार फिल्म देवदास में इफ्तिखार साहब भी थे। ये फिल्म में दिलीप कुमार यानी देवदास के लालची भाई द्विजय दास के किरदार में दिखे थे। 1930 के दशक के आखिरी सालों में अपना करियर शुरू करने वाले इफ्तिखार साहब की आखिरी फिल्म थी काला कोट, जो कि साल 1993 में रिलीज हुई थी। हालांकि इनकी आखिरी रिलीज्ड फिल्म थी यार मेरी जिंदगी, जो कि साल 2008 में रिलीज हुई थी और ये फिल्म काफ़ी लेट रिलीज हुई थी। इस फिल्म के रिलीज के वक्त इफ्तिखार साहब को दुनिया छोड़े हुए 12 साल बीत चुके थे। उसी कारखाने में डाका डाला है और दरबान का खून करके फरार हो गया है। खेल उल्टा तमाम करते हैं।
बात अगर इनकी निजी जिंदगी के बारे में करें तो इफ्तिखार साहब के परिवार के अधिकतर सदस्य 1947 में देश के विभाजन के वक्त ही पाकिस्तान जा चुके थे, लेकिन अपने परिवार के सदस्यों से इनका संपर्क हमेशा बना रहा। इनके छोटे भाई, जिनका नाम इम्तियाज अहमद था, वो भी इनकी ही तरह एक्टर थे और पाकिस्तान में टीवी का जाना पहचाना चेहरा थे। इनके छोटे भाई मुश्ताक अहमद पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस में कार्यरत थे। हालांकि रिटायर होने के बाद वो अमेरिका सेटल हो गए। इनकी इकलौती बहन का नाम शमीम था और वो पाकिस्तान के कराची शहर में रहती थी। पाकिस्तान में इनके पिता ने एक और शादी की थी और उस शादी से इनके पिता को एक बेटा भी हुआ था जिसका नाम इकबाल अहमद था। इकबाल अहमद और उनकी पत्नी डॉक्टर थे और अमेरिका में रहते थे। इफ्तिखार साहब कभी कभी अपने भाइयों से मिलने पाकिस्तान जाते थे और अपने परिवार को भी साथ ले जाते थे। एक इंटरव्यू में इफ्तिखार साहब की बड़ी बेटी सलमा ने बताया था कि पाकिस्तान के रावलपिंडी शहर में एक बार उनकी मुलाकात सईदा नाम की उस लड़की से भी हुई थी जिससे पहले इफ्तिखार साहब का रिश्ता तय हुआ था। सईदा इफ्तिखार साहब से मोहब्बत करती थी और उनकी याद में वो आजीवन कुंवारी रही थी। इफ्तिखार साहब की छोटी बेटी का नाम भी सईदा ही था और उनकी शादी मुंबई में हुई थी। सईदा को कैंसर हो गया था। कैंसर से लड़ते हुए 7 फरवरी 1995 को सईदा की मौत हो गई थी। बेटी की मौत का सदमा इफ्तिखार साहब बर्दाश्त नहीं कर पाए और लगभग 1 महीने बाद यानी 1 मार्च 1995 को इफ्तिखार साहब ने भी दुनिया को अलविदा कह दिया। यहाँ के रहने वालों के दिलों में गुलामी की गंदगी की जगह आज़ादी के शोले फड़क। इफ्तिखार साहब की बड़ी बेटी सलमा की बात करें तो साल 1964 में उन्होंने विपिन चंद्र जैन से शादी की थी। विपिन चंद्र जैन देहरादून के एक अमीर खानदान से ताल्लुक़ रखते थे और एक्टर बनने मुंबई आए थे। सलमा और विपिन चंद्र जैन ने लव मैरिज की थी। सलमा के पति विपिन चंद्र जैन के दादा का नाम राय बहादुर उग्रसेन जैन था और वो देहरादून के मशहूर बिजनेसमैन थे। राय बहादुर उग्रसेन जैन देहरादून नगर पालिका के चेयरमैन भी रह चुके थे। विपिन चंद्र जैन से शादी करने के बाद सलमा उनके साथ देहरादून चली गई और एक कॉलेज में अंग्रेजी टीचर की हैसियत से काम करने लगी। सलमा के 2 बच्चे हुए, एक बेटा और एक बेटी। उनकी बेटी की शादी हो चुकी है और वो लंदन में रहती हैं। उनके बेटे का नाम विशाल जैन है और वो उनके साथ मुंबई में रहते हैं। हालांकि विशाल जैन देहरादून में अपने पिता के साथ भी वक्त गुजारते हैं। दरअसल शादी के 15 साल बाद सलमा और विपिन चंद्र जैन तलाक लेकर अलग हो गए थे। इसके बाद से ही सलमा मुंबई में रहती हैं। बात अगर सलमा की माँ यानी इफ्तिखार साहब की पत्नी हना जोसेफ उर्फ रेहाना अहमद के बारे में करें तो लगभग 90 साल की उम्र में साल 2013 में वो भी ये दुनिया छोड़कर चली गई। चीफ मिनिस्टर की रिकमेंडेशन पे तुम्हें तरक्की देकर असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर बनाया जा रहा है। बेशक हिंदी फिल्मों में पुलिस ऑफिसर के रोल्स में एक से बढ़कर एक एक्टर नजर आए और हर किसी की अपनी अलग खासियत रही, लेकिन इफ्तिखार साहब जैसा पुलिस ऑफिसर हिंदी सिनेमा में शायद ही कोई दूसरा नजर आ पाएगा। किस्सा टीवी इफ्तिखार साहब को याद करते हुए उन्हें नमन करता है और हिंदी सिनेमा में उनके योगदान के लिए उन्हें सैल्यूट करता है। जय हिंद।